इसके पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं और ये आपका चौथा क्लास है। हाँ ये ना, सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो कुछ भी पढ़े हुए थे उसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग विलयन के गुणधर्म के बारे में पढ़े थे, निलंबन क्या होता है, निलंबन के गुणधर्म के बारे में पढ़े, फिर कोलाइडी विलयन क्या होता है और कोलाइडी के गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़े। हाँ ये ना, ये सब हम लोग पिछले क्लास में किए हुए थे। थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप विलयन, निलंबन और कोलाइडी में अंतर स्पष्ट करें, तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, विलयन, निलंबन और कोलाइडी में अंतर स्पष्ट करना है। तो विलयन जो होता है वो कैसा होता है, अस्थाई होता है। विलयन कैसा होता है, अस्थाई। आप चीनी पानी घोल के 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा भी छोड़िए तो चीनी बैठता नहीं है, यानी ये अस्थाई है। लेकिन निलंबन कैसा होता है, वो अस्थाई। आप पानी में मिट्टी घोल दीजिए तो जब तक घुला हुआ रहेगा तब तक तो सब जगह फैलेगा, और आधा 1 घंटा छोड़ दीजिएगा तो मिट्टी बैठ जाएगा, यानी ये अस्थाई है। कैसा है, अस्थाई। लेकिन कोलाइडी अस्थाई होता है। कोलाइडी के एग्जाम्पल में आप ले लीजिए दूध। दूध को आप 2 घंटा भी छोड़ते हैं तो क्या होता है, क्रीम बैठ जाता है, अलग होता है, नहीं होता है। तो दूध कैसा विलयन हुआ, ये कैसा मिश्रण हुआ, कोलाइडी हुआ। कैसा हुआ, कोलाइडी हुआ। अगर हम बात करें विलयन में, तो इसके कणों का व्यास जो होता है, विलयन में जो छोटा छोटा कण घुला हुआ होता है उसके अंदर, उसका कण का जो व्यास होगा ना वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो समझ लो बहुत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म। ये इतना छोटा होता है कि हम अपने नंगी आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं। हाँ ना, ये इतना छोटा होता है, ये प्रकाश के किरण को प्रकिरणित नहीं करता है। और जब प्रकाश के किरण को प्रकिरणित नहीं करेगा तो इसके अंदर टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई कण प्रकाश के किरण को प्रकिरणित करता है, फैलाता है, तो उस कंडीशन में वो जो माध्यम होगा, वो जो पदार्थ होगा, उसमें टिंडल प्रभाव को भी देखने को मिलेगा। तो याद देखिएगा, यहां पर इसके कणों का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे निलंबन, तो निलंबन में जो कण घुला रहता है वो थोड़ा बड़ा साइज का आपको दिखता है। वो पानी में मिट्टी घुला हुआ आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, पानी में बालू घुला हुआ आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। यानी इसके कणों का व्यास जो होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। यानी समझिए विलयन का 100 गुना होता है ये, समझ में आया। यानी ये 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, यानी बड़ा होता है। लेकिन कोलाइडी क्या है, ये तो बीच वाला है, ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका कण जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। चलिए, अगर विलयन की बात करें तो इसके कणों को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, इसका बात हम पहले ही कर दिए, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन निलंबन का कण अत्यंत सूक्ष्म नहीं होता है, 100 नैनोमीटर होता है, इसीलिए इसके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। और कोलाइडी के भी कणों को हम आंखों, दूध के अंदर जो कण है वो देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं। हम नॉर्मल दूध का बात बोले जो गाय से निकाल लिए हैं, अब आराम से हम लोग इसका क्रीम अलग से निकाल लेते, वो अलग बात है। लेकिन हम अगर दूध ऐसे नॉर्मल, तो उसमें कण दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, पता नहीं चलेगा। यानी इसके कणों को भी हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगर विलयन की बात करें तो विलयन का कण इतना ना छोटा होता है कि इसका कण प्रकाश के किरण को फैलाता नहीं है, छोटा होता है ना, तो प्रकाश पार हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे निलंबन में, तो निलंबन का जो कण होता है वो प्रकाश के किरण को फैला देता है, क्योंकि इसका कण का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन वही कोलाइडी की बात करेंगे तो इसमें भी इसका कण जो है वो प्रकाश को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, क्योंकि इसका साइज विलयन के कणों के साइज के ऐसा नहीं होता है, वो बीच वाला है। ये यानी कि विलयन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है, बीच वाला है, यानी इसका कण ठीक ठाक है, मीडियम साइज का, तो ये प्रकाश को फैला देता है। इसके कण छन्ना पत्र से आर पार हो जाते हैं। अगर आप शरबत बना करके और छांकिएगा ना तो पूरा शरबत के पानी के साथ साथ चीनी भी पार हो जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटा कण है। और जब बहुत छोटा कण रहेगा तो छन्ना जो पत्र होता है उससे भी क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। लेकिन अगर बालू पानी है और उसको छांकिएगा तो पार होगा, नहीं होगा, बालू अलग हो जाएगा, पानी
अलग हो जाएगा। यानी इसका कण छन्ना पथ से पार नहीं निकलता है, कारण क्योंकि इसका कण क्या होता है, बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। एकदम याद रखना है सब चीजें। इसका कण छन्ना पत्र से पार निकल जाता है। दूध को भी छांकिएगा तो क्या हो जाए, क्रीम अलग हो जाता है, नहीं होता है, पार हो जाता है। यानी दूध भी कैसा होगा आपका, इसमें क्या कहते हैं, विलियन वाला गुण आएगा। हाँ, ये ना। आगे देखिए उसका उदाहरण, विलियन के उदाहरण में क्या क्या आएगा, चीनी का जल में विलियन, चीनी पानी का विलियन, नमक पानी का विलियन, सोडा जल, ये सब क्या है, विलियन का उदाहरण है। निलंबन का उदाहरण क्या होगा, तो चौक को कूच लेंगे, पाउडर बना लेंगे, पानी में मिला देंगे, तो जब तक मिलाइए तब तक तो पूरा घुमा हुआ रहेगा मस्त, लेकिन जैसे छोड़ दीजिएगा आधा एक घंटा तक वो बैठ जाएगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ निलंबन का। वायु में धुआं, हम लोग के हवा में धुआं भी है, तो धुआं क्या रहता है हमेशा के लिए, अगरबत्ती जला के धुआं कर दिएगा तो हमेशा के लिए रहेगा, 2 घंटा 1 घंटा के बाद देखो खत्म, साफ हो जाता है अपने आप। कुहासा होता है अपने आप साफ हो जाता है। यहाँ पे कोई आग उग लगाए, खूब धुआं धुआं हो गया, फिर देखना कुछ देर बाद साफ हो जाता है। सिगरेट पिया, यहाँ धुआं हुआ, फिर कुछ देर बाद साफ हो जाता है, होता है कि नहीं, यानी ये अस्थायी हुआ। हाँ ही ना, ये निलंबन हुआ। अगर ये विलयन होता तो हमेशा के लिए रह जाता। हाँ ही ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिट्टी का जल में मिश्रण, मिट्टी को हम कहा मिला दिए हैं, पानी में, तो वो भी कैसा आएगा, निलंबन में आएगा। ठीक है। अच्छा, क्वालिटी में क्या आएगा, एग्जाम्पल याद देखिएगा, देखिए दूध, स्याही, गोंद, रक्त, खून, दूध, गोंद, स्याही, खून, ये याद रखिएगा किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडी विलियन का। किसका है, कोलाइडी विलियन का। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान के साथ अब आगे क्लास कीजिए। अब आप लोग, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पहला नंबर ब्राउनी गति। कौन सा गति पढ़ना है, ब्राउनी गति। ये क्या होता है, इसके पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, हाँ ही ना, टिंडल प्रभाव पढ़ाए थे, प्रकीर्णन पढ़ाए थे। अब यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है ब्राउनी गति। ये ब्राउनी गति क्या होता है यहाँ समझिएगा। देखो, कोलाइड के कण एक दूसरे से टकराते और नियमित रूप से जिग जैग गति करते हैं। कहने का मतलब जो कोलाइड का छोटा छोटा कण होता है, कोलाइड विलियन आप समझ गए ना, जो पढ़ाए अभी। कोलाइड विलियन का जो कण का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम होता है। और इसका जो कण होता है ना, वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहता है, अंदर में क्या होते रहता है, टकराते रहता है। हाँ ये ना, इसका कण आपस में टकराते रहता है ना, इसीलिए इसका कण बैठता नहीं है जल्दी। जल्दी का मतलब अपने आप नहीं बैठता है, टकराते रहता है, तो फैलते रहता है ये सब चीज। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसका कण आपस में टकराता है और टकराने के बाद गति करेगा। तो गति जो करेगा ना, वो जिधर मन तिधर गति करता है, कोई खास दिशा नहीं है। जैसे ई नहीं कि सीधे जाएगा, हाँ ये ना, ई नहीं कि ऊपरे जाएगा, ई नहीं है कि नीचे जाएगा, इसका कोई खास दिशा होता ही नहीं है। ये जिधर मन तिधर गति करता है, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं जिग जैग। क्या बोलते हैं, जिग जैग, जिधर मन तिधर। देखते हैं ना, इधर गया, इधर गया, इधर गया, उधर गया, कहीं भी जा सकता है। तो इसी पथ को हम लोग बोलते हैं जिग जैग। क्या बोलते हैं, जिग जैग। तो याद रखिएगा, कोलाइडी का कण एक दूसरे से टकराते रहता है वो नियमित रूप से, और वो जिग जैग पथ पे क्या करता है, गति करता है। और इसी गति को हम बोलते हैं ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। तो कोलाइडी विलियन के कणों के द्वारा जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। और ये किस पथ पर टकराता है, जिग जैग पथ पर। किस पथ पर, जिग जैग पथ पर। अगर इसका तापमान बढ़ाएंगे ना तो ब्राउनी गति बढ़ जाता है। देखो, गर्मी बढ़ाएंगे तो छटर पटर नहीं करने लगता है सभ्य को। अभी आप ही लोग बैठे हैं, अगर गर्मी ढेर रहेगा, एकदम सट सटा के बैठा देंगे बेंच में 6 गो, तो कहेंगे हे हट ना उधर, सटी जाए, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। तो आप ही लोग पूरा एकदम और ठंडा रहेगा, आ जाओ सट के बैठो ना, है कि नहीं है। तो ठंडा होने पर क्या होता है, कोई भी चीज का कण का गति कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये चैप्टर 1 में भी आप लोग पढ़े हैं। और गर्मी बढ़ने से कण का गति क्या हो जाता है, तेजी से होने लग जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ बोल रहा है तापमान बढ़ेगा ना तो ब्राउनी गति ज्यादा होगा, यानी कण ज्यादा छटर पटर करेगा, ढेर इधर उधर जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना। तो याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से ब्राउनी गति बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर तापमान कम रहेगा ना, धीरे 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 कण गति करेगा। कैसा गति करेगा, धीरे धीरे कण गति करेगा। लेकिन वही तापमान ज्यादा रहेगा तो
तेजी से गति करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। ब्राउनी एक व्यक्ति का नाम था, रॉबर्ट ब्राउनी करके, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये गति के बारे में बताया गया था। बात समझ में आया गया, ये ब्राउनी गति। अब हम लोग अपना क्लास को इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं, इसके पहले भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, हम लोग तो पढ़ लिए विलियन, हम पढ़ लिए निलंबन, हम पढ़ लिए क्वालिटी। हम देखिए ये सब में, ये सब का सब मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो जो पदार्थ मिला है उसको अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे मेरा क्या हुआ, चीनी में बालू मिल गया, अब हमको चीनी से बालू को अलग करना है। मेरा पानी में नमक मिल गया, अब हमको पानी से नमक को अलग करना है। पानी में चीनी मिल गया, पानी से चीनी को अलग करना है। तो अब हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो अलग तो हम लोग ठेठ भाषा में ऐसे नॉर्मल बोल देते हैं, साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम उसको बोलते हैं पृथक करना। क्या करना, पृथक करना, अलग अलग करना। गेहूं में कंकड़ मिल गया, हमको उसको अलग करना है। बालू में लोहा का पाउडर मिल गया, अलग करना है। तेल में पानी मिल गया, अलग करना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब हम लोग पृथक करेंगे। जैसे अब बताओ, अभी हम लोग पढ़े ना, दूध के अंदर क्या होता है, अलग अलग क्रीम होता है। क्या होता है, क्रीम। या फैट का मात्रा होता है, तेल का मात्रा, तो उसको अलग करना है। कैसे करेंगे वो तरीका अब हम लोग पढ़ेंगे, आइए ना। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना। मिश्रण मालूम है ना, मिश्रण का मतलब ये होता है एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना हुआ है। तो वो जिस जिस चीज से मिलके बना है उसको अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिश्रण के अवयवों को क्या करना, अलग अलग करना। तो चलिए, अलग अलग करने का सबका विधि अलग अलग होता है कि नहीं? अगर गेहूं से कंकड़ चुनना है तो हाथे से चुन लेते हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन मूढ़ी में अगर गर्दा हो गया, ये चूड़ा में है ना, छोटा छोटा खुद्दी टाइप का आ गया, चूड़ा में छोटा छोटा दाना चूड़ा का, उसको अलग करना है, तो क्या चाल करके अलग करेंगे या फटक के अलग करेंगे, हाँ या ना। तो देखो, क्या सबको एक ही जैसा अलग कर सकते हैं? चूड़ा से आप जो छोटा छोटा चूड़ा का दाना होता है उसको आप चुन के अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते हैं। लेकिन वही गेहूं में तनी मनी बड़ा बड़ा कंकड़ सब है, उसको चुन के अलग कर लेते हैं। चावल में कंकड़ सब है, ये काला काला एक आध चावल रह जाता है, उसको अलग कर लेते हैं, गांव देहात में कर लेता है। तो सबको अलग अलग करने का तरीका अलग अलग होता है। चाय पत्ती अगर अलग करना है चाय से, तो क्या करेंगे, चुन चुन के अलग करेंगे, आए चाल के अलग करेंगे, छाक के अलग करेंगे। तो यहाँ तरीका अलग हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो हर जगह पे हम ये देखेंगे कि किस तरह का पदार्थ की कणियों को अलग अलग करना है, उसके लिए अपना सेपरेट विधि लगाएंगे। कि कौन विधि लगाएंगे, छाक करके, चाल करके, फटक करके, चून करके, भाप बना करके, किस विधि से हम लोग करेंगे, तो वो विधि पढ़ेंगे अब हम लोग। अब हम लोग मिश्रण के कणों को अलग करना सीखेंगे, एकदम प्यार से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मिश्रण के अवयवों को अलग करने का जो पहला विधि है वो है हाथ से चून करके। पहला विधि क्या है, हाथ से चून करके। हाँ, इसको कहते हैं हैंड पिकिंग। क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे, पहले अभी समझ लेते हैं कौन कौन सा विधि है। तो पहला विधि क्या है, जल्दी से मेरे साथ बोलिए, हाथ से चून करके, हाथ से चून करके। दूसरा विधि क्या है बाबू, चलनी से चाल कर, हाँ ये ना, चलनी से चाल करके, हाँ ये ना। दूसरा विधि क्या है, चलनी से चाल करके। आप लोग सुने होंगे ना, चलनी के चालल दुल्हा, सूप के फटकारल हे, नहीं सुने हैं? ऐसा होता है। कहने का मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ, सार क्या हुआ, ये हम आपके लिए ऐसा दुल्हा लाएंगे जो चलनी का चाला हुआ रहेगा। मतलब चलनी से चालते हैं किसको, अशुद्धि से निकल जाएगा, फालतू कचरा निकल जाएगा, तो बढ़िया चीज मिलेगा। तो ऐसा दुल्हा लाएंगे जो चलनी से चाला हुआ रहेगा, इन बढ़िया रहेगा। उसमें भी अगर हो सकता है गड़बड़ा गया, तो चलनी से चालने में कंकड़ो चल गया, तो इसीलिए सूप से उसको एक बार फटका भी लेंगे, है कि नहीं है। तो बोलता है चलनी के चालल दुल्हा, सूप के फटकारल है, हाँ ये ना। तो उसके आगे भी गाना है फिर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा पति लाया जाएगा, हाँ ये ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग बहुत खुश हैं। चलिए, लड़की लोग वैसे भी शर्मा ही जाती है। तो पहला हाथ से चुन करके, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, चलनी से चाल करके। तो दूसरा जो अलग करने का तरीका है वो चलनी से चाल करके। तीसरा क्या है बाबू आपका, थिराना, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन, या निथारना, जिसको हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। तो ये दो विधि
एक के है, हालांकि अलग अलग नाम है। तो बोलिए जल्दी से, हाथ से चूनकर, चलनी से चालकर, थिराना या निथारना, थिराना या निथारना। या फिर हम लोग अपना ठेठ भाषा में बोले तो छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब क्या हो, उसको छोड़ दीजिएगा ना, अपने बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता है तो वही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थिराना या निथारना। इंग्लिश में याद देखिएगा सेडिमेंटेशन। अगला है बाबू छानना, क्या होता है, छानना। अगला क्या है, छानना, फिल्टरेशन, क्या है, छानना। पांचवा नंबर में क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, ये चुंबक के द्वारा अलग करेंगे, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण। छठा नंबर क्या है, वाष्पन, क्या है, वाष्पन, क्या है, वाष्पन। तो मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, जल्दी से बोलिएगा, हाथ से चूनकर, चलनी से चालकर, निथारना या थिराना, छानना, चुंबकीय पृथक्करण विधि, वाष्पन। चलिए सातवां है अपकेंद्रीकरण या मंथन। बोलो अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण या मंथन। आठवां है पृथक्करण, बोलो पृथक्करण। हाँ, तो पृथक्करण क्या है, एक जैसे ये जो है इसी का नाम है सेपरेटर, इसी के द्वारा हम लोग अलग करते हैं, इसका नाम है सेपरेटर, ठीक है, इसी को कहते हैं पृथक्करण। ये इसी को कहते हैं पृथककारी कीप, क्या बोलते हैं, पृथककारी कीप। बात समझ में आ रहा है क्या, कीप समझ रहे, एगो नहीं दूध देने वाला आता है कीप आता है, कीप बोलता है कि टीप बोलता है रे, कीपे बोलता है, नहीं तेल उल देने के लिए टीप बोलता है कि कीप बोलता है, टीप बोलता होता होगा, चलो इसको पृथक्कालीन कीप बोलते हैं, लेकिन टीप नहीं बोलते हैं, ठीक है, शायद ऊपर से मुंह बंद है इसीलिए कीप बोलते होंगे। चलो तो आठवां नंबर क्या है, पृथक्कालीन, पृथक्कारी कीप या पृथक्करण। नौवां नंबर में क्या है, जल्दी से बोलिए, ऊर्ध्वपातन, क्या है, ऊर्ध्वपातन, क्या है, ऊर्ध्वपातन। 10वां नंबर क्या है, आसवन, क्या है, आसवन, क्या है, आसवन। 11वां नंबर क्या है, क्रिस्टलीकरण, क्या है, क्रिस्टलीकरण। 12वां नंबर क्रोमेटोग्राफी, 12वां नंबर बोलो मेरे साथ, क्रोमेटोग्राफी, क्या है, क्रोमेटोग्राफी, बोलो क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर ये 12, पहला तो आपको 12 पृथक्करण करने का अलग अलग जो नियम है, इस नियम को आपको याद रखना पड़ेगा। नाम, सबसे पहला काम है नाम, अब बाद में हम लोग समझेंगे क्या है, कैसे काम करता है, ये जो भी है। तो मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा, मेरे साथ जल्दी से बोलिए, हाथ से चूनकर, चलनी से चालकर, थिराना या निथारना, छानना, चुंबकीय पृथक्करण, वाष्पन, अपकेंद्रीकरण या मंथन, पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन। नहीं बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोलते रहिए साथ में, समझ में आया, जहां भी बैठ के एकदम मस्त होके बोलते रहिए। ऊर्ध्वपातन, पृथक्करण, अपकेंद्रीकरण, वाष्पन, चुंबकीय पृथक्करण, छानना, थिराना या निथारना, चलनी से चालना, हाथ से चूनकर। ये टोटल के गो विधि हो गया, 12 विधि द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ के अशुद्धियों को या वो पदार्थ में जो जो मिश्रण मिला हुआ है उसके अवयवों को अलग कर सकते हैं। ये 12 विधि, क्या 12 विधि से सब चीज को करेंगे, नहीं, जिसमें जो विधि सूट करेगा वही विधि रहेगा। कपड़ा तो सब है, लेकिन सबको सब कपड़ा अट जाता है, जो कपड़ा जिसके ऊपर सूट करता है, फिट बैठता है, वही पहनता है कि नहीं है। उसी तरीके से जो विधि जिसके लिए उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा, उसमें वो विधि लगाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके हर विधि को अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो पहला विधि कौन सा आएगा, जल्दी से बताइए, हाथ से चून करके। बेसिक विधि है, ये सब आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग, हाथ से चून करके। अब ये समझो ये हाथ से चून करके क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब किसी मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियों के कण आकार में बड़े तथा कम मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब, अगर आपका गेहूं है या चावल है, उस चावल के अंदर जो मिला हुआ अशुद्धि है, अगर वो बड़ा है साइज में, जैसे कंकड़ बड़ा साइज होता है हल्का सा, हाँ ये ना, अगर साइज में बड़ा है और कम मात्रा में, ये नहीं कि ढेरी कंकड़ है, तो चुनते चुनते दिन बीत जाएगा, है कि नहीं है। अगर कम मात्रा में है और बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस विधि का यूज करते हैं,
हाथ से चुन करके। देखो यहाँ कितना अच्छा बात लिखा है, जब किसी मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियों के कण आकार में बड़े तथा कम मात्रा में होते हैं तो उन्हें हाथ से चुन कर अलग किया जाता है। इस विधि को हाथ से चुनना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ से चुनना। तो ये विधि कब काम में आएंगे? तो जब किसी भी पदार्थ में जो अशुद्धि मिला हुआ है उसका आकार बड़ा हो और मात्रा में कम हो, कम मात्रा में हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इस विधि का उपयोग करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इस सब में अगर कंकड़ है तो उस कंडीशन में इस सब में क्या है, 1 2 4 उठा लेंगे हम लोग, है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में इस विधि का यूज करेंगे। भूसा हो गया तथा अन्य अशुद्धियों को हाथों से चुनकर अलग करना, ये सब इस विधि में आएगा। हाँ है ना, जैसे देखो इसमें मिला हुआ था तो इसको हम लोग चुन चुन के क्या किया, अशुद्धि को अलग कर लिए। इस तरीके से फ्रेश चावल आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ है ना, तो ये कौन सा विधि हुआ? हाथ से चुन कर, हाथ से चुन करके पहला विधि हुआ, हाथ से चुन करके। दूसरा होता है चलनी से चाल करके, चलनी से चाल करके, इसी को छलनी बोलता है, हम लोग अपने भाषा में चलनी बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, जब किसी मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार में अंतर होता है, कहने का मतलब जो चीज से मिलकर बना हुआ है और उसका कण का आकार अलग अलग है। जैसे गेहूं में अगर गेहूं है और गेहूं में अगर मान लेते हैं डस्ट मिला हुआ है, मिट्टी का अंश मिला हुआ है, हाँ ये ना, तो बताओ गेहूं का आकार बड़ा होता है और जो उसके अंदर डस्ट मिला उसका आकार छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो उस कंडीशन में हम चलनी की सहायता से अलग किया जाता है। किसकी सहायता से? चलनी की सहायता से। अब एक बात बताइएगा, गेहूं में अगर डस्ट मिला हुआ है तो गेहूं का मात्रा ज्यादा है, डस्ट का मात्रा भी ज्यादा होगा। तो बताओ डस्ट को हम छोटे छोटे कण होता है, देखिए दिखाई देगा? नहीं देगा। तो अलग अलग कर पाइएगा? नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, चाल लेंगे ऐसे करके, और जैसे ही चालेंगे ना तो जो छोटा छोटा डस्ट होगा वो बाहर हो जाएगा और जो ऊपर में बचेगा वो गेहूं बचेगा, साफ हो जाएगा। तो देखिएगा ना, जब कंट्रोल सबसे गेहूं लाइएगा ना तो चाला जाता है, क्योंकि कंट्रोल का गेहूं में बहुत ज्यादा गंदगी रहता है, कचरा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कचरा अलग हो जाता है। उसको हाथ से चुन करके आप लोग नहीं कर सकते हैं। हाथ से कब चुनाएगा? जब अशुद्धि कम हो, गंदगी कम हो, और जो गंदगी हो वो बड़ा मात्रा में हो, बड़े आकार में हो। किस आकार में हो? बड़े आकार में हो। तो उस कंडीशन में हम लोग इस विधि का यूज करेंगे। लेकिन अगर आकार में वो बहुत छोटा है तो हम लोग चाल लेंगे। क्या करेंगे? चाल लेंगे, चलनी से चाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो चलनी से चालते हैं क्या क्या चीज को है, जैसे चूड़ा भी कई बार चाला जाता है। चूड़ा के अंदर देखिएगा छोटे 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 क्या होता है, चूड़ा का दाना रहता है। चूड़ा के दाना का मतलब होता है चूड़ा जो टूट जाता है, वही चूड़ा रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलनी से चाला जाता है, छोटा छोटा जो चूड़ा होता है वो निकल जाता है, नहीं निकलता है। उसी तरीके से मुढ़ी अगर आप किए हैं, मुढ़ी के नीचे देखिएगा, नीचे गदरी बढ़ जाता है। जब बोरा मुढ़ी का खरीद के लाइएगा ना तो देखो ट्रांसपोर्टेशन के समय कभी यहाँ पटकाया, कभी वहां पटकाया, कभी वहां मुड़ी, तो मुड़ी का कुछ भाग टूट जाता है। हाँ ही ना, तो वो क्या होता है, दुकान में वो नीचे बैठ जाता है। तो दुकानदार लास्ट वाला जो मुड़ी होता है ना उसको चाल लेता है, पहले चाल करके डस्ट देखिएगा मुड़ी का अलग हो जाता है, अब वो मुड़ी खाने योग्य होता है। नहीं तो अगर ऐसे ही सीधा ले ले खाइएगा खाली कचड़े जाएगा मुंह में, वाह, है कि नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा विधि का यूज किया? हाँ, चलनी से चाल करके। यहाँ पे मुड़ी को नहीं तो तुम सोचेगा नहीं मुड़ी को हम अलग अलग कर लेंगे हाथ से चुन करके तो हो जाएगा, दिन पूरी जाएगा। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट तरीका से दिमाग लगाना, स्मार्ट विधि का यूज करना है। आइए ना, आदमी स्मार्ट हो रहा है। चलिए, तो इस विधि को हम लोग चलनी से चालना कहते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, छोटे कण चलनी के छिद्र से नीचे ही निकल जाता है, जो छोटे छोटे कण होगा वो नीचे चला आता है। आए ना, और जो बड़ा कण होता है वो चलनी के ऊपर रह जाता है। तो इस तरीके से बड़ा कण ऊपर आ गया, छोटा छोटा कण कहाँ आ गया, नीचे आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका और यूज आप बता सकते हैं, जब प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर, तो प्लास्टर में क्या होता है, जो छोटा छोटा उसके अंदर देखिएगा ना, प्लास्टर में जो बालू यूज होता है, बालू में छोटे छोटे कंकड़ होता है, कंकड़ पत्थर होता है। वो कंकड़ पत्थर भी अगर हम लगा देंगे तो प्लास्टर सही नहीं होगा, कंकड़ आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए प्लास्टर करने के लिए जो मसाला बनाया जाता है, तो उस मसाला के लिए जो बालू यूज होता है वो बालू महीन बालू चाहिए, ताकि प्लास्टर स्मूथ हो, बढ़िया हो। तो उसके लिए क्या करेगा, सारा बालू को चाल लेता है मजदूर सब। जब चालेगा ना तो बड़का बड़का जो भारी भारी सब कंकर होगा वो अलग हो जाता है, उसको फेंक देगा, और महीन सब जो आपका बालू है वो अलग हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो देखिएगा ना, घर बनाते समय इसका यूज होता है, चलनी विधि का। आए ना, चाल करके अलग कर लिया जाता है। तो ये चीज समझ में आया। अगर आटे में चौकर है, चौकर का आकार बड़ा होता है, हाँ ये ना,
आटा से चौकर को इसी तरीके से ना अलग किया जाता है चाल करके, तो आटा से चौकर अलग करने में भी हम लोग इसी विधि का यूज करते हैं। मान लो रेत में कंकड़ है, अभी जो बताए हम आप लोग को, तो उससे रेत, महीन रेत अलग हो जाएगा, कंकड़ अलग हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? पहला विधि कौन सा था? हाथ से चून कर। दूसरा विधि कैसा? चलनी से चाल करके। दोनों में अंतर क्या है? अगर कण का आकार बड़ा और कम मात्रा में है तो हाथ से चून करके, और अगर कण का मात्रा छोटा है और महीन है और ज्यादा मात्रा में तो चलनी से चाल करके। कोई दिक्कत है क्या? अच्छी बात है, यहां पर आपका हो गया। आगे देखिए तीसरा नंबर में, देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर में कर रहा है थिराना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटेशन या निथारना, ये बोलते हैं डिकेंटेशन। अब ये थिराना या निथारना क्या होता है समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी द्रव में भारी और अघुलनशील ठोस कण मिले होते हैं, अगर पानी के अंदर ऐसा चीज मिल गया कोई भी द्रव के अंदर जो भारी है और अघुलनशील है, यानी घुल नहीं रहा है अच्छे से, हाँ ना, अगर वैसा चीज मिल जाता है तो मिश्रण को कुछ समय तक स्थिर छोड़ दिया जाता है, भारी कण नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को थिराना कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जब हम लोग पानी के अंदर मिट्टी मिल गया, बालू मिल गया, तो उस कंडीशन में अब अलग करना है, तो हम लोग सबसे पहले उसको छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ना, तो देखिएगा ना मिट्टी उट्टी मिला रहेगा, सब मिट्टी उट्टी कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ गया ना, इसको हम लोग कहते हैं थिराना। क्या बोलते हैं? थिराना। स्थिर हो गया, नीचे बैठ गया, सेडिमेंटेट हो गया, नीचे बैठ गया, हाँ ये ना। उसके बाद ऊपर का जो साफ द्रव है बिना नीचे बैठे कणों को हिलाए धीरे धीरे दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। अब ये जो साफ पानी है ना, वो साफ पानी को हम लोग क्या करेंगे? दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। जब देखेंगे कचरा आने लगा तो रुक जाएंगे। समझ में आया? इस पानी को हम लोग क्या करेंगे, यहां तक जो पानी है, ये पानी को हम लोग दूसरे बर्तन निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही निकाल लेंगे ना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? दूसरे बर्तन में डाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को निथारना कहते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? शुद्ध जो भी मिट्टी है, ये जो भी है आपका, ये मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है क्या? इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए इस विधि का यूज किया जाता है, जो आप लोग का जो पानी आता है ना, उस पानी में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जहां भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, उस पानी को एक जगह पे एक बड़े से गड्ढे में या बनाया जाता है चेम्बर, उसमें छोड़ दिया जाता है कुछ समय तक के लिए। क्योंकि जब पानी गति करेगा ना, तो पानी के अंदर मिट्टी भी घुल जाता है, हाँ ये ना, और वो पानी आप तक पहुंचाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वहां पर क्या किया जाता है, पानी को एक जगह पे रख दिया जाता है। जब पानी को एक जगह पे रख दिया गया, पानी को छोड़ दिया गया, पानी का जितना भी मिट्टी वाला कण है वो नीचे बैठ जाता है। ये बहुत सारा ऐसा कण है जो नहीं बैठ पाता छोटा होने के कारण, तो उस कंडीशन में केमिकल आता है। केमिकल को जैसे दे दिया जाता है ना, तो केमिकल का काम क्या होता है, जो छोटा छोटा कण होता है जो नहीं बैठ रहा है, उसको आपस में सटा के भारी बना देता है। क्या बनाता है? भारी। जब वो कण भारी हो गया ना, तो फिर वो नीचे बैठ जाता है, और जब नीचे बैठ गया तो ऊपर का पानी को वो मोटर से खींच लेता है, और उसको हल्का सा फिल्टर कर दिया, उसके बैक्टीरिया को मार दिया और आपके घर तक पहुंचा दिया। इस तरीके से हम लोग के घर तक पानी आ जाता है। हम लोग घर तक के आरओ का पानी आता है। आरओ मतलब फिल्टर का पानी आता है। फिल्टर का मतलब वो रे जो फिल्टर लगा हुआ था, वो फिल्टर का पानी नहीं आता है, वो कुछ हद तक फिल्टर कर दिया, उसके बाद अब आपका काम है। क्योंकि मान लो फिल्टर आरओ का पानी दे दिया, वही आरओ का पानी में रोज सुबह सुबह हो रहा है, जा रहा है 2 बाल्टी। एक आदमी गया 1 बाल्टी लगाया, घर में 5 आदमी 5 बाल्टी, कहाँ से उतना पानी आएगा? आरओ फिल्टर करने में लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए वो पानी नॉर्मल ऐसा कर दिया कि आप उससे कपड़ा धोइए, नहाइए, जो करना कीजिए। आप उसको वापस से घर में फिल्टर लगा के फिर फिल्टर करके फिर पी लीजिए, तो अलग बात हो गया। समझ में आ गया क्या? तो घर में जो पानी आता है वो उसी प्रक्रिया से आता है। कोई दिक्कत? अभी हालांकि उस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे भी। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या किया जाता है, कुछ देर तक छोड़ा जाता है। छोड़ने से क्या हो जाता है? मिट्टी बैठ जाता है, आई ना। तो ये विधि कब लगाइएगा आप? देखिएगा, वैसा पदार्थ जो अघुलनशील है, घुला नहीं है। जैसे चीनी तो घुलनशील होता है, चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है, ये सब घुलनशील होता है। लेकिन मिट्टी घुलेगा, बालू घुलेगा, कचरा घुलेगा, रेत घुलेगा, ये सब नहीं घुलता है। तो उस कंडीशन में ये नीचे बैठेगा, और जैसे बैठेगा पानी अलग करो, ये आपको कचरा क्या हो गया? अलग हो जाएगा। चलिए ये तरीका है, हाँ ही ना। इस तरीके का आपको प्रोसेस है। अब देखिए चौथा नंबर में है छानना। चौथा नंबर में क्या है? छानना। अगर इसका कण बहुत छोटा है तब छानिएगा तो कण भी पार हो जाएगा, लेकिन कण अगर इसका बड़ा है तो छान करके आप इसको भी ठीक कर सकते हैं, है कि नहीं है?
लेकिन देखिए छानने में हम लोग किसका यूज करेंगे, जब किसी द्रव में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थ को छानना पत्र या छन्नी की सहायता से अलग किया जाता है तो इस विधि को छानना कहते हैं। देखो छानने पर ठोस पदार्थ छन्ना पत्र में रह जाता है और उसे अवशेष कहते हैं। देखो अगर इसका कण मान लेते ठीक ठाक बड़ा, जैसे बालू है तो बालू को तो आप छांक करके भी अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कपड़ा को साड़ी ले लीजिएगा और साड़ी में वही गर्दा वाला पानी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा और जो बालू है वो ऊपर रह जाएगा। ये भी एक तरीका हुआ, नहीं हुआ? तो आप अपने हिसाब से तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन आप बताओ, तुम ही बताओ, इतना इतना पानी का मात्रा का ढेर है। अभी जैसे एग्जांपल लिए हम गड्ढा में, जैसे कि हम लोग के घर तक जो पानी आता है उस कंडीशन में ढेर पानी है, तो साड़ी ला करके हर पानी को मगे मग उजलेगा, संभव है? वो चीज नहीं हो पाएगा वहां पर। तो वहां पर सेडिमेंटेशन ही काम आएगा। उसको छोड़ दिया जाए घंटा तक, वो बैठ जाएगा और जैसे ही बैठेगा, क्योंकि वो पानी में गति नहीं है, पानी को हम घड़का नहीं रहे, बहा नहीं रहे नहर में होकर के, नदी में होकर के, वो पानी एक जगह स्थिर है। तो वो पानी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है गंदगी, और वो ऊपर में पानी उसको यूज कर लिया। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि चाय बना रहे हैं तो चाय से चाय पत्ती को अलग करना है तो कौन विधि से अलग करेंगे? छान करके। क्या करेंगे? छान के अलग करेंगे। चाय से चाय पत्ती अलग करना तथा पानी से रेत या चौक पाउडर को अलग करना। अगर पानी में रेत या चौक पाउडर है तो इस तरीके से, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में है तो इस तरीके से। हाँ ये ना, आप देखिएगा ना, वर्षा वर्षा जब पड़ेगा ना तो रोड पे क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो क्या पानी आने के बाद जब वर्षा खत्म हो जाता है तो रोड से जब पानी चल जाता है तो क्या रोड एकदम चकचक रहता है? नहीं। काहे? वहां पे क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। क्योंकि जब वो नाली का पानी आया या जब वर्षा का पानी आया, साथ बहुत कचरा भी लाया। अब वो कचरा जब लाया तो कुछ देर रहा, पानी खत्म होने के बाद एकदम बैठ गया है। अब पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ गया, या ऊपर वाला पानी हो सकता है नली में टगर के चल गया, लेकिन नीचे जो बैठा हुआ गदरी है वो तो रहिए न जाएगा। तो देखिएगा नीचे में रोड पूरा खराब हो जाता है, काला काला हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कारण अब समझ में आ गया इनका है, सेडिमेंटेशन हो गया वहां पर। कुछ समय खाली रहने पर, और वही हड़हड़ा के बहते रहता, तब रुक भी नहीं करता कन। हाँ ये नहीं, अगर ढलान रहता और वर्षा का पानी आ रहा है, नाली का पानी आ भी रहा है, सब टगर टगर के जाए जा रहा है मस्त। अरे रुकेगा तब ना सेडिमेंटेशन होगा, रुकिए नहीं रहा, सब चल जाएगा। वर्षा खत्म, रोड साफे रहेगा। ढलान पे ये सब चीज होता है, देखिएगा। समझ में आ गया क्या? चलिए अच्छी बात है। ये कहाँ चले गए रे? चलिए देखिएगा। अब देखिए पांचवा विधि है, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब ये विधि क्या होता है समझिएगा। जब किसी मिश्रण में एक पदार्थ चुंबकीय हो, जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है, और दूसरा नहीं हो, तब उसे चुंबक की सहायता से अलग किया जाता है। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। मान लेते हैं आपके गेहूं में लोहा का कण चला गया, छोटा छोटा लोहा का क्या चला गया, कण। तो उस कंडीशन में क्या, चुंबक लाओ और उस गेहूं के ऊपर ऐसे ऐसे करके फैला दो, या ऐसे ऐसे करके चला दो, तो जो लोहा का कण होगा वो क्या होगा, खींचा जाएगा। और इस तरीके से गेहूं में जिसके अंदर लोहा नहीं है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि गेहूं तो नहीं खींचाएगा। तो ये विधि का यूज तब करेंगे जब दो पदार्थ मिला हुआ है और इसमें एक पदार्थ कैसा हो, चुंबक पदार्थ हो, जो चुंबक से आपस में खिंचा जाए, चुंबक से आपस में क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में इस विधि का यूज हम लोग कर सकते हैं। चुंबक मिश्रण में उपस्थित चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। जो मिश्रण होता है उस मिश्रण में जो भी चुंबक वाला पदार्थ होता है वो क्या करता है, चुंबक उसको खींच लेता है, और गैर चुंबक पदार्थ पीछे रह जाता है। जो नॉर्मल रहता है वो कहाँ रह जाता है, नीचे ही रह जाता है। इस विधि का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अगर रेत या गंधक के चूर्ण में मिले लोहे के बुरादे को चुंबक से अलग करने में। अगर रेत उत में क्या मिल गया है, लोहा का चूर, क्या मिल गया है, लोहा का चूर, तो उस कंडीशन में चुंबक ला, लोहा का चूर क्या हो जाएगा, घिंचा जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ है ना, इस विधि का हम लोग यूज कर सकते हैं। कूड़े कचरे में मौजूद लोहे के कील और धातु के टुकड़े अलग करने में। अगर कूड़ा कचरा है, वहां लोहा का कील अगर चला गया है, या फिर मान लेते ढेरी डस्ट है, समझो जैसे मान लेते कहीं कूड़ा का ढेर होगा ना, बहुत ज्यादा वहां कचरा है, तो उस कंडीशन में वहां का लोहा का चीज अलग करना है, तो वहां क्या करो, मैग्नेट डालो, वो क्या हो जाएगा, घिंचा जाएगा। क्या हो जाएगा, घिंचा जाएगा। अभी देखिएगा ना हरिद्वार सब में है ना, चुंबक का पूरा एकदम प्लेट बना देता है, गंगा जी में फेंकता है कि नहीं है, और घिंचता है। तो देखिएगा जब घिंचेगा ना तो जो सिक्का, जो लोहा चुंबक से जो सट जाता है वो उसके अंदर सट जाएगा, है कि नहीं है, और जो काटी उटी उसके अंदर में रहेगा मान लेते हैं, तो वो भी आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से आप है ना ऐसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो जो एक वो चुंबकीय पदार्थ हो, दूसरा अचुंबकीय पदार्थ हो। ये बहुत अच्छा तरीका है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, खनिज से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में। देखो ये बहुत अच्छा, जब लोहा को मिट्टी से निकाला जाता है ना, लोहा को मिट्टी से निकाला जाता है, तो लोहा को मिट्टी से निकाल करके सबसे पहले उसको क्रश कर देता है, पूरा का पूरा एकदम अच्छे से उसको पीस देता है। पीसने के बाद पूरा पाउडर हो गया, और उसके अंदर गंदगी भी है। क्या है? गंदगी है। नो डाउट नीचे से निकाले तो गंदगी नहीं होगा, गंदगी भी होगा, गंदगी भी है। तो उसको क्या करता है, पूरा पीस करके और लोहा क्या चुंबक की सहायता से सारा लोहा को निकाल लेता है, अलग कर लेता है, और जितना भी अवशिष्ट पदार्थ क्या हो गया अलग, वो तो सटेगा ही नहीं, अलग हो जाता है। कितना मस्त तरीका है कि नहीं है? तो ये सब चीज का यूज होता है। यहाँ पे देखिए चुंबक पृथक्करण का प्रक्रिया दिया हुआ है, चुंबक को घुमाओ और इस तरीके से अलग होगा। अगला है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि का यूज कब करेंगे? जब किसी विलयन को गर्म करने पर उसका द्रव भाग वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगर हम गर्म किए और उसका जो लिक्विड है वो भाप बन के क्या हो जाए, उड़ जाए। क्या हो जाए? उड़ जाए। ठीक है। और घुला हुआ ठोस पदार्थ पीछे रह जाता है, जो उसके अंदर मिला हुआ वो वहीं रह गया। तो इस विधि को हम लोग वाष्पन विधि कहेंगे, और उस विधि का हम लोग यूज करेंगे उस कंडीशन में। जैसे अगर मान लेते हैं चीनी पानी मिला दिए, अगर चीनी पानी को छांकिएगा तो चीनी भी चल जाएगा। अगर आप 2 घंटा भी छोड़ दीजिएगा तो निथारना या थिराना वाला विधि लगेगा नहीं। हाँ ही ना? चाहे चकना से भी छांकिएगा तो काम नहीं चलेगा, हाथ से चून करके भी अलग नहीं कर सकते हैं। और चुंबक को भी डालिएगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे तब काम आएगा वाष्पन विधि, क्योंकि हम जान रहे हैं पानी भाप बन के उड़ सकता है, चीनी भाप बन के उड़ता नहीं है, नमक भाप बन के उड़ता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पानी को भाप बना के उड़ा देंगे। और जब पानी भाप बन के उड़ गया तो बचा क्या? चीनी। तो चीनी अलग हो गया ना, समझ में आया? तो इस विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो दोनों आपस में घुलनशील हो। हाँ ये ना? और जिसमें पानी भाप बन के क्या हो जाए, उड़ जाए। और इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। तो ये यूज कब करेंगे? तो समुद्र का पानी लाए, उसमें नमक बहुत होता है, तो समुद्र का पानी लाइएगा, नमक अलग करना है, तो पानी को भाप बना के उड़ा दो, तो क्या बचेगा? नमक। क्या बचेगा? नमक बचेगा। समझ में आया? तो इसका खूब यूज होता है समुद्र का पानी को अलग करने में। और भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। अब बताइएगा, इतना इतना पानी को गर्म करके उड़ा पाएंगे? नहीं उड़ा पाएंगे। तो समुद्र से कैसे बनाया जाता है? समुद्र का पानी को ले आ करके एक गड्ढा तड्ढा जैसा रहता है, खेत टाइप का बना देता है, क्यारी चरखुट नियर, और उसके अंदर डाल देता है समुद्र का पानी। जब डाल दिया ना तो सब चीज छोड़ दिया था धूप पे, धूप पड़ेगा, और जैसे ही धूप पड़ेगा तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो बचेगा कौन चीज वहां पे? खाली नमक। अब खाली नमक को क्या करना है? साफ करना, फिल्टर करना, बस आपके घर में आने के लिए तैयार हो गया वो नमक। कितना आसान प्रोसेस है कि नहीं है? हमको गैस चूल्हा लगाना पड़ेगा, भाप बनाना पड़ेगा उसको? नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। है कि नहीं है? और आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 में पढ़बो किए केमिस्ट्री का, कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, अगर आप फैला दीजिएगा तो तेजी से वाष्पीकरण होगा, हवा चल गया तो और तेजी से होगा, धूप बढ़ गया, गर्मी बढ़ गया तो और तेजी से होगा। तो मस्त है, अगर फैला दिए हैं एकदम, जगह का तो कमी है नहीं, समुद्र के बगल में मस्त फैला दिए हैं, पानी के भाप बन के ऊपर उड़ गया, बचा नमक, वो नमक को निकाल करके कंपनी में जाके साफ कर लेता है, आयोडीन मिला देता है, आपके घर तक पैकेट पहुंचा देता है। मस्त, आप लोग एकदम चाट चाट के खाते हैं। है कि नहीं है? चलिए, तो याद रखिएगा, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना, नमक के विलयन में नमक अलग करना। नमक अगर पानी में मिल गया तो उसको अलग करने में, ये चीनी पानी में मिल गया तो उसको अलग करने में किस विधि का यूज करेंगे? वाष्पन। वाष्पन का तरीका यही है, कटोरी उटोरी रख के उसको उड़ा दो। समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर टोटल क्या को विधि हो गया? 6 गो। क्या हो गया? 6 गो हो गया। आगे अगला विधि देखिए, अगला है अपकेंद्रीकरण विधि या मंथन। अब ये अपकेंद्रीकरण विधि क्या होता है समझिएगा एकदम प्यार से। देखिए क्या कर रहा है, जब मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, जब हम मिश्रण को क्या करेंगे, बहुत तेज गति से घुमाएंगे, ऐसे गोल 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 घुमाएंगे, तो भारी कण बाहर या नीचे की ओर चले जाते हैं। जो भारी कण रहेगा ना वो बाहर की ओर जाएगा। जब कोई चीज को आप ऐसे से घुमाइएगा, जैसे रस्सी में आप एगो पत्थर बांध दीजिए, पत्थर भारी होता है ना, तो पत्थर कहाँ की ओर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। आप देखिए बाहर की ओर घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो वही बोल रहा है, जब मिश्रण
को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण बाहर की ओर चले जाते हैं तथा हल्के कण अलग हो जाते हैं। जो हल्का कण होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस विधि को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका उपयोग करते हैं दूध या दही को मथ कर उसे मक्खन अलग करने की प्रक्रिया को मंथन कहते हैं। देखो ये तो अपकेंद्रीकरण हो गया गोल गोल घुमा करके, लेकिन अगर कुछ को मथेंगे ना बहुत ज्यादा तो उस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, मंथन। क्या कहेंगे, मंथन। दो अलग अलग तरीका है, आप समझो। अब केंद्रीकरण विधि का यूज कहाँ करेंगे, तो रक्त जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड के अंदर बहुत सारा चीज मिला होता है। ब्लड के अंदर मिला रहता है आरबीसी, उसके अंदर मिला रहता है डब्ल्यूबीसी, उसके अंदर मिला रहता है प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब रहता है। तो ये सबको अलग करने में किसका यूज करते हैं हम लोग, रक्त का, सॉरी रक्त से ये सब चीज को अलग करने में किसका यूज करते हैं हम लोग, अपकेंद्रीकरण का। किसका यूज करते हैं, अपकेंद्रीकरण। इसमें क्या करता है, गोल गोल घुमाया जाता है। कैसे घुमाया जाता है, गोल गोल बहुत तेजी से, जिससे जो हल्का कण रहेगा वो अलग हो जाएगा और जो भारी कण रहेगा वो अलग हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए, दूध से मलाई या क्रीम अलग करने में इसका यूज करते हैं। अगर दूध के अंदर मलाई या क्रीम है उसको अलग करने में हम इसी का यूज करेंगे। तीसरा, दही को मथ कर मक्खन निकालने में। दही को देखिए मथ करके, यशोदा मैया ऐसे नहीं करती थी, वो क्या करती थी, मथती थी, उसे मक्खन अलग करने में। अगला है वॉशिंग मशीन में कपड़ों का पानी अलग करने में। वॉशिंग मशीन जो काम करता है, एकदम देखिएगा घर जोर से घुमाता है, सब पानी सब छिटक जाता है, सब पानी क्या होता है, छिटक जाता है, अलग हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा है उसका पानी अलग करने में किसका यूज करेंगे, इसी का भी हम लोग सब चीज अच्छे समझेंगे फोटो के साथ, टेंशन मत लो। तो अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो आप देखिए कहाँ कर रहे हैं, खून में, दूध में। और खून और दूध सब कैसा विलियन है, कोलाइडी विलियन है। कैसा विलियन है, तो अधिकांश इसमें कोलाइडी विलियन को अलग करने में इसका यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ ये ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन, सबसे पहला क्या है बाबू आपका, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कैसे अलग करता है, देखिए वॉशिंग मशीन में क्या होता है, सबसे पहले वॉशिंग मशीन क्या करता है, आपका पानी लेता है अपने आप ऑटोमेटिक। अगर वॉशिंग मशीन है तो सबसे पहले क्या लेगा, पानी लेगा, हाँ है ना, पानी लेगा। वो क्या करेगा, पानी इनलेट, इनलेट का मतलब अंदर लेना, ठीक है ना, इनलेट वाल्व उसमें लगा रहता है की सहायता से टब में पानी भरता है। तो उसके अंदर जो टब होता है ना, उसके अंदर वो पानी भर लेता है। पानी भरने के बाद वो डिटर्जेंट जो आप सरफ दिए हैं वो सरफ लेता है, ऑटोमेटिक है। सरफ आप इसमें डालिएगा, कपड़ा में नहीं डालना रहता है, वो अपने आप सरफ लेता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डिटर्जेंट पानी में मिलने क्या कहते हैं, पानी में मिलाकर कपड़ों की गंदगी को ढीला कर देगा। अब जो कपड़ा में जो गंदगी है वो बहुत टाइट है, टाइट का मतलब क्या होता है, सटा हुआ है अच्छे से। तो वो क्या करेगा, पानी और डिटर्जेंट मिल करके उसको ढीला कर देगा। वो जो कचरा उसको क्या कर देगा, ढीला, लूज कर देगा। जैसे कैसे मैल छोड़ाने के पहले फुलाते हैं, शरीर में अगर मैल तेल है तो पहले क्या करता है, पहले उसको है ना पानी से फुला लेता है। फुलाने का मतलब समझ में आया। देखिएगा ना, जब आप खूब अच्छा देर तक स्विमिंग पूल में या फिर गंगा जी सब में या फिर नदी उदी में नहाइएगा ना अच्छा देर तक, तो खूब भस भस मैल छूटने लगता है। फिर ऐसे नहीं छूटेगा, काहे, ऐसे सूखा हुआ सट्टल है सब मैल। और जैसे पानी में फूलते हैं अच्छे देर तक रहते हैं, आधा घंटा तक, फिर मस्त आपका एकदम छूटता है। तो देखिएगा ना, ब्यूटी पार्लर में मैनिक्योर पेडिक्योर जो करती है लड़की लोग, सबसे पहले आधा घंटा 1 घंटा तक मस्त उसको क्या करेगी, पैर को गर्म पानी में डुबा के रखेगी, है कि नहीं है। और उसके बाद मस्त खरच खरच के सब मैल तेल सब झाड़ देगा, है कि नहीं है। तो बस वही चीज यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो कपड़ा का गंदगी उसको क्या करेगा, ढीला करेगा। और उसके बाद धुलाई उसका शुरू हो जाएगा। धुलाई का मतलब होता है जैसे मन तैसे घूमता है, जिस कारण से जो कपड़ा है ना आपस में रगड़ाते रहता है, टब से रगड़ाते रहता है। और वही रगड़ाने के चक्कर में सब जो गंदगी है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब वो गंदगी किसमें मिल गया, पानी में। किसमें मिल गया, पानी में। अब वो पानी जो है गंदा पानी, उसको क्या करता है, निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया। वो पानी को क्या कर दिया, निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। अब बाहर भी फेंक देने पर क्या हो गया, हो गया नहीं, अब उसको झपलाएगा। कौन सी करेगा, झपलाएगा। तो उसके बाद क्या किया जाता है, रिंसिंग, मतलब उसको झपलाया जाता है साफ पानी से। फिर मशीन दोबारा साफ पानी लेता है और कपड़े से क्या होता है, कपड़े में जो बचा हुआ साबुन का जो झाग है उसको दूर कर देता है। अब जब दूर कर दिया तो अब बारी है सुखाने का। अब वो कपड़ा साफ हो गया लेकिन उसके अंदर पानी का मात्रा है, तो बहुत तेजी से घूमेगा। वॉशिंग मशीन क्या करेगा, बहुत तेजी से घूमेगा। इतना तेजी से घूमेगा कि इसका जो कपड़ा के अंदर कण का मात्रा है, पानी के कण का मात्रा है, वो बाहर छिटक जाएगा। अब केंद्रीकरण,
हाँ ये ना, अपकेंद्रीकरण के द्वारा इसका कण जो है, जो उस कपड़े में जो छोटा छोटा कण है पानी का, वो कण कहाँ छिटक जाएगा, बाहर की ओर, और बाहर की ओर छिटका टब में, वो टब से वो बाहर हो जाता है, कपड़ा पूरा लगभग सूखा जैसा हो जाता है। अब खाली हल्का सा धूप में लगा तुरंत सूख जाएगा, लेकिन कपड़ा का माई बहिन हो जाता है, पूरा एकदम अजीब हो जाता है, पूरा एकदम मुचरा जाता है कपड़ा, है कि नहीं, कहा है जैसे मन तैसे हुआ पूरा वो, समझ में आया। लेकिन जो हाथ से साफ करते हैं वो नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाथ हत्था ऐसे होता है तो ऐसे मारना है। जीन्स में देना एकदम पैर पे मारते हैं मस्त ऐसे करके, होता है कि नहीं, कि जैसे मन तैसे मार देता है, नहीं, ये तो जैसे मन तैसे, साड़ी है, जीन्स है, शर्ट है, कुछ सब एक ही जैसा होता है कि नहीं है। चलिए, और उसके बाद क्या क्या जाता है, स्पिनिंग किया जाता है, अंत में ड्रम बहुत तेजी गति से घूमता है, जिसको अपकेंद्री बल लगता है, अपकेंद्रीकरण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण कपड़ों का पानी बाहर की ओर निकलकर ड्रम के छेदों से बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से कपड़ा का क्या हो जाता है, धुलाई हो जाता है। क्या हो जाता है, धुलाई। तो कपड़ा वपड़ा का साफ उफ करने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्रीकरण। किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पे काम करता है। समझ में आया, अब कैसे काम करता है समझ में आ गया ना। एक चीज और बता देते हैं हम आप लोगों को, कभी बिहार के बाद वॉशिंग मशीन सब लीजिएगा तो काम आएगा कि नहीं, ये हो सकता है पापा लोग देंगे, है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में बोलिएगा ना पापा ई प्लान उपला दियो, तो कैसे पता करेगा। चलिए, देखिए वॉशिंग मशीन दो तरह का होता है। एक वॉशिंग मशीन में ऐसे करके आप कपड़ा डालिए, इसको गेट खोलिए और डाल दिए कपड़ा, फिर गेट बंद कर दिए, एक तो ये, हाँ ये ना, इसको कहते हैं फ्रंट डोर, फ्रंट लोड, इसके आगे लोड के आगे हुए में, हाँ ये नहीं। और एक आध होता है ऊपर से हम लोग डालते हैं ऐसे करके, उसको कहते हैं टॉप लोड, ये महंगा होता है, और जो ऊपर से डालते हैं वो सस्ता होता है। समझ में आया, तो ये कौन सा होता है, ये फ्रंट डोर हुआ, हाँ ये ना, और उसको हम लोग बोलते हैं टॉप लोड, टॉप ऊपर में डालते हैं, ये वाला है ना, ये महंगा है कि नहीं है। तो ये कौन सा है, फ्रंट डोर वाला है। समझ में आया क्या। अब लेना, हम ये नहीं बोलेंगे आपको यही लेना है, अब आपका मन, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा। अगला देखिए, रक्त में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, ब्लड में। कैसे, आप यहां समझिएगा, जब रक्त को सेंट्रीफ्यूज मशीन, इस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, क्या कहते हैं इस मशीन को, क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। ये बहुत तेजी से घूमता है ये मशीन, देखो यहाँ ऐसे से बना हुआ है ना, मतलब घूम बहुत तेजी से। इस आप ब्लड इसी में ना रखा था सैंपलर में, ये जो फाइल होता है वो फाइल में क्या करेगा, ब्लड रख लेगा, उसको ढक देगा, उसमें डाल देगा अलग अलग फाइल, और इस तरीके से डाल दिया, उसके बाद तेजी से घुमा देगा। और जब तेजी से, इतना तेजी से घुमाता है कि देखो ये ब्लड पहले ऐसे था, सब चीज मिला हुआ था, ये अलग हो गया, जो भारी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। अब भारी ऑर्गन को हम लोग कहेंगे आरबीसी, क्या कहेंगे, आरबीसी। अंदर में इस तरह का फेन टाइप का रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं बफी क्लॉट, इसमें ही होता है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, इसी में व्हाइट वाला पोर्शन में। उससे जो हल्का रहेगा प्लाज्मा, वो प्लाज्मा अलग हो जाएगा, प्लाज्मा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। प्लाज्मा के अंदर बहुत पावर होता है बाबू, याद रखना। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो एंटीबैक्टीरियल नेचर होता है, बैक्टीरिया वायरस को मारने का क्षमता होता है कि नहीं है। अगर मेरे बॉडी में बैक्टीरिया को मारने का क्षमता है और आपकी बॉडी में नहीं है, यानी जिस बैक्टीरिया से आप लोग घोलट जाते हैं, प्रॉब्लम होने लगता है, उस बैक्टीरिया से हम लड़ लेता है मेरा शरीर, तो उस कंडीशन में हम आपको बचा सकते हैं। कैसे पता है, यही प्लाज्मा हम निकाल लेंगे तनी को और आपका शरीर में चढ़ा देंगे, और जैसे ही प्लाज्मा आपके शरीर में चढ़ाएंगे ना, तो मेरे शरीर में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता था, यानी प्लाज्मा को मालूम था कैसे मारना है। अब जैसे ही आपके शरीर में जाएगा ना, तुरंत हेडमास्टर बन जाएगा वो, सबको बताने लगेगा रे ऐसे से मारना है, ऐसे से मारना है। तो आपका बॉडी भी जो है ना, उस चीज को एडॉप्ट कर लेगा, और आपका बॉडी भी फिर उस बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हो जाएगा। इसी तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, जैसे क्रिस मूवी देखा है, क्रिस मूवी में वो काल जो है, काल क्रिस 3 में काल, वो काल क्या बनाता है, एक ऐसा वो बनाता है, वायरस बनाता है जो पूरे शहर को तबाह कर देता है। बनाता है कि नहीं बनाता है, देखे मूवी, नहीं देखे हैं, अच्छा कोई दिक्कत, हम ही दिखा देंगे कोई दिन। वो क्या करता है, पूरे शहर को तबाह कर देता है वो। और उस वायरस से बचने का जो तरीका था, वो उसी के खून से बनता, काल के ही खून से बनता। उसका उसका क्या था, पहले पूरा पूरा शहर को तबाह कर देगा, और फिर वो अपना ही दवाई बेचता, हो सकता है एंटीडोट, हाँ ये ना। तो जब क्रिस को ये पता चला, उसका बाप क्या किया, जांच किया, देखा कि मेरा बेटा पर ये वायरस का असर नहीं हुआ,
शहर के सब लोगों पे हो गया लेकिन मेरे बेटे पे नहीं हुआ। इसका मतलब समझ गया कि इसके बेटे के बॉडी में कुछ ऐसा बात है जो किस औरों के बॉडी में नहीं है। तो क्या करेगा, अपना खून निकालेगा प्लाज्मा, फिर दूसरे में चढ़ा के देखेगा, देखेगा हाँ उसका बॉडी भी रिकवर करने लगा, मस्त, प्लाज्मा निकालो दूसरे में ठूसो, प्लाज्मा निकालो दूसरे में ठूसो, बस इस तरीके से क्या बन जाएगा, एंटीडॉट। क्या बन जाएगा, एंटीडॉट। समझ में आ गया क्या, ये तरीका होता है कि नहीं है। और इस थेरेपी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। कोरोना का नहीं निकलता तो यही प्लाज्मा थेरेपी, अगर हो सकता है किसी के अंदर क्षमता है जो उससे लड़ सकता है तो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ये काम हो जाता। समझ में आया। देखो साइंस कितना आगे बढ़ गया है, पता चलता खून बहता है इसमें इतना इतना चीज है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस्नोफिल, ढेरी चीज है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन साइंस इतना आगे हो गया, सबको अलग अलग कर देता। बताओ, यहां तक तो छोड़ दो, टाइम लगाता है। अब तो इतना आधुनिक मशीन आ गया है, जब आपको डेंगू काट लेगा ना तो यही प्लेटलेट घटने लगता है। प्लेटलेट कई लाखों की संख्या में होता है, कई लाख, यही घटने लगता है। और जैसे घटने लगेगा ना, आप सीढ़ी पर चढ़िएगा, थकान हो जाएगा, आप तुरंत हपसने लगेगा, और बहुत ज्यादा घट गया ना आदमी गोलट जाएगा, मर जाएगा। ये प्लेटलेट बहुत जरूरी है। अब प्लेटलेट अचानक बहुत गिरने लग गया ना तो आपका कोई बकरी का दूध और कोई क्या कहते हैं पपीता का पत्ता, ये सब कुछ काम नहीं देगा, क्योंकि बहुत तेजी से ना गिर रहा है। वो कब काम देता है कि आप जब आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है ना तो उस कंडीशन तेजी से बढ़ाने में काम आता है। ये नहीं कि वो आके बढ़ा देगा, क्योंकि वो शरीर जाएगा उसके बाद धीरे धीरे प्लेटलेट बनाएगा तब ना। लेकिन अचानक जरूरत पड़ गया ना तो क्या कीजिए, कुछ नहीं। इतना आधुनिक मशीन आ गया, एक तरफ आपका ब्लड लेगा, हाँ ही ना, और ब्लड से वो मशीन क्या करेगा, फिल्टर करके प्लेटलेट निकालेगा, अब प्लेटलेट मरीज के शरीर में चढ़ा देगा, और जो ब्लड बचा इसको हटाने के बाद जो बचा वो आपके शरीर में वापस चढ़ा देगा। आप तो स्वस्थ हैं तो आपका शरीर वापस से फिर से प्लेटलेट बना लेगा, लेकिन वो तो मरने वाला है, उसको शरीर में प्लेटलेट मिला अचानक तेजी से, तब उसका बॉडी धीरे धीरे रिकवर करेगा, वो भी ठीक, हम तो ठीक रहे करेंगे। तरीका देखो कितना ज्यादा साइंस एक्सपर्ट हो गया है। ये क्रिटिकल कंडीशन में यूज होता है, यानी ऐसा मशीन आ गया है जो रियल टाइम में तुरंत प्लेटलेट को अलग भी करता है, उसमें चढ़ाता भी है, और वापस बचा हुआ जो ब्लड है आपके बॉडी में चढ़ा दिया। इतना आधुनिक मशीन सब आ गया है। समझ में आ रहा है क्या। तो जितना भी जांच घर जाते हैं ना, जहाँ पे जांच होता है ब्लड का जांच, वहां ये मशीन रहता है। वो ब्लड लेकर के सबसे पहले वही करता है, घुमा देता है पूरा चक्कर, और ये इसी तरीके से वो जांच कर लेता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो सबसे नीचे कौन बैठ जाएगा, आरबीसी, उसके ऊपर क्या रहेगा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, उसके ऊपर प्लाज्मा, क्या रहेगा, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा पीला रंग का होता है, जब फिर मिला दीजिएगा ना ऐसे करके बढ़िया से, तो यही ब्लड ऐसा हो जाएगा, हल्का गढ़िया लाल काला, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही इसको हवा मिलेगा तुरंत जम जाएगा। ब्लड को अगर हवा मिला वो जम जाता है, ठीक है ना। इसलिए देखिए बकरी उकरी काटता है ना तो जब ब्लड फैल जाता है जमने लगता है कि नहीं। तो वही ब्लड ले लो और उसको जमा करके पनीर बन जाएगा, ब्लड पनीर। चलो अगला देखिए, इसी विधि का हम लोग यूज और कहाँ करते हैं, अब केंद्रीकरण विधि का यूज दूध से क्रीम अलग करने में। दूध से क्रीम, अभी हम बताए ना, कोलाइडी विलियन में जो कण होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम होता है। उसको हम लोग छोड़ देने पर भी बैठेगा नहीं, लेकिन उसको कण को अलग करना है। कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, वही सेम तरीका, इस तरीके का मशीन होता है। ये मशीन में दूध डाल दीजिए, ये इतना ना तेजी से घूमता है कि जो वसा, जो हल्का हल्का जो होता है वसा, जो क्रीम होता है वो क्रीम बीच में आ जाता है। क्रीम कहाँ आ जाता है, बीच में। और जो दूध है ना, वो जो दूध इसके अंदर क्रीम निकल गया है वो यहाँ पे आकर के बाहर निकलने लग जाता है। ये क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। और ये दूध जो है ना, ये दूध को कहेंगे महुआ दूध। तो समझिए महुआ दूध, अब समझ में आया, जो घर में आता है बेचने के लिए कभी कभी, वो महुआ दूध किसको कहेंगे, जिससे क्रीम है ये नहीं है। महुआ दूध का कभी छालिए नहीं बैठेगा, पंछुच्छूर है वो, उसके अंदर क्रीम निकाल लिया है, छाली नहीं बैठेगा उसके अंदर, उसका पनीर नहीं बनेगा बढ़िया। महुआ दूध से बढ़िया बोल रहे हैं, पनीर बनेगा लेकिन उतना बढ़िया नहीं बनेगा, दही नहीं पड़ाएगा उतना बढ़िया, एकदम पंच खटरूस दही पड़ाएगा। समझ में आ रहा है क्या। और इस तरीके से क्रीम अलग हो गया, इस क्रीम से तुमको जो बनाना बना लो, आए ना, बटर बनाना बटर बनाओ, जो बनाना बनाओ, ये क्रीम है। समझ में आया गया क्या। तो याद रखिएगा, इस तरीके का मशीन होता है, इस मशीन को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। आप देखते होंगे ना, जो उल्टा पुल के नीचे मशीन है, जितना भी ग्वाला सब है ना, जो भी है वो सब जाता है, मस्त क्रीम वहां से निकलवा लेता है,
और ये क्या कहते हैं, ये वाला दूध है, महुआ दूध अलग हो जाता है कि नहीं है। तो ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रीकरण। बहुत तेजी से घुमाता है इसको, मशीन चलता है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर भी देखे लिए, दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। दूध में वसा के छोटे छोटे बूंद मिले होते हैं। जब दूध को क्रीम सेपरेटर में, इसको कहते हैं क्रीम सेपरेटर में, बहुत तेजी से घुमाते हैं तो क्या होता है, तो घनत्व के अंतर के कारण दूध के घटक अलग हो जाता है। अलग अलग दूध का, जैसे कि कण का घनत्व अलग रहेगा, दूध का घनत्व अलग रहेगा, तो जिस कारण से क्रीम अलग होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, अलग होने लगता है। दूध का भारी भाग जो है, जो वो क्या होता है, अलग हो जाता है, और हल्का वसा जो की बूंदे जो है ना, वो केंद्र की ओर यानी बीच में जो है ना इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। इसी हल्की वसा वाली परत को क्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रीम। जो ये जो परत ये हल्का होता है, इसी को क्रीम कहते हैं। छाली का जो होता है, छाली जमा, वो क्या क्रीम है ना रे, वो हल्का होता है इसलिए ऊपर आ गया, भारी रहता तो नीचे चला जाता। वो कब हुआ, गर्म करने पर। कब हुआ, गर्म करने पर। ये चीज समझ में आ गया ना। हाँ ये ना, कैसे किया जाता है, इसमें दूध लिया जाता है ऊपर में और लेके घुमा दिया, जब घुमाया तो क्रीम बीच में और दूध जो महुआ दूध वो साइड से निकल जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है बाबू, आपका मंथन। मंथन की क्रिया क्या होता है। अब जिसके पास इतना आधुनिक मशीन नहीं है, इतना आधुनिक मशीन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, नहीं होगा। जिसके पास उतना आधुनिक मशीन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक मशीन नहीं होने के कारण इस तरीके का मटका में बहुत ज्यादा मथा जाता है दूध को या दही को। जब दूध या दही को बहुत ज्यादा मथेंगे, तो अभी बताया ना, दूध के अंदर छोटा छोटा वसा का कण होता है, जिसको हम लोग क्रीम बोलते हैं। वो वसा का कण आपस में मिल जाता है, बहुत मथने से क्या हो जाता है, वो कण क्या हो जाता है, मिल जाता है। और जब कण मिलेगा तो वो हो जाएगा क्या, वो जब कण मिल गया ना, वो कण मिलने के बाद यही कण ऊपर आ जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर। बहुत मथने के बाद, दूध या दही को बहुत मथने के बाद ये कण कहाँ जाता है, ऊपर। और ऊपर आ जाता है ना, इस तरीके लोई बन जाता है, लोई को अलग अलग रख देता है, देखो इस तरीके से बन जाता है। और उसको क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अलग। हाँ ये ना। और अलग करने के बाद ये जो बचता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अरे ऊपर वाला मक्खन, नीचे वाला क्या बचेगा, छाछ। इसी को क्या कहा जाता है, छाछ। तो देखिएगा राजस्थान सब तरफ है ना, छाछ बहुत फेमस है कि नहीं है। इसी को बेच दिया, छाछ अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया, मक्खन का यूज कर लो, इसी मक्खन से घी बना लो, जो बनाना बना लो। तो ये जो है ना, मत करके किए, कैसे किए, मत करके। नीचे देखो इस तरीके से घुमाया जाता है, गड़ 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 करके, है कि नहीं है। तो ये जो छोटा छोटा कण है वसा का, वो मिल के बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो जाता है, अलग हो गया, उसको निकाल लिया। समझ में आ गया। हाँ ये ना, ये किस तरीके से काम किया। चलिए अच्छी बात। देखिए, मंथन की क्रिया में दूध या दही को बार बार घुमाया या फेंटा जाता है, जिससे उस पर मौजूद वसा के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े गोले बना लेते हैं। कैसा गोला बना लिया, बड़ा गोला बना लिया। ये वसा के गोले हल्के होने के कारण ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और मक्खन क्रीम के रूप में अलग किए जा सकते हैं। हाँ ये ना, कोई दिक्कत। धीरे धीरे करने से नहीं होगा, थोड़ा तेजी से किया जाता है। कैसे किया जाता है, तेजी से। यशोदा मैया यही करती थी। हाँ ये ना। और कृष्ण जी क्या खा लेते थे, है कि नहीं है। बात समझ में आया क्या। चलिए, तो यहां तक तो अब हम लोग का हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे की विधि को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।